अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ने सियासी हलचल मचा दी है। इस वक्त पूरी सियासत ऑडियो स्कैंडल के गिर्द घूम रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। पहले नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जवाब में हुकूमती वुज़रा ने मीडिया से बात की और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी तकरीर में ऑडियो लीक का जिक्र किया। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां होती रहीं। पहले मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर संगीन इल्जाम लगाए और उनकी मुबैना ऑडियो पर सवालात उठाए। जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के हक में 5वीं शहादत आई है और साथ ही अदलिया के किरदार पर सवाल उठा दिए। साजिश जिसका जिक्र शौकत अजीज सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया। अब इस ऑडियो में जो आया है ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें तो क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि जब पैनामा आया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी किसी इस फैसले को भी जो बदनाम जमाना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की जरूरत है? पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड ISI के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहाँ है वो हीरे, आज कहाँ है वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो JIT भी कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। कौन सा ऐसा पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता है? वो क्या मॉनिटर कर रहा था कि कहीं किसी तरह से इंश्योर किया जाए कि सज़ा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मिले। और यहीं पर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आपने नवाज शरीफ को, साकिब निसार साहब, आपने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया। वाकयात सच्चे और ऑडियोज और वीडियोस झूठी। नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद दावा किया कि इमरान खान के लिए इंसाफ का अलग मयार कायम किया गया क्योंकि आपको हुक्म आया था कि इमरान खान को लाना है। इसी तरह आपने इमरान खान जैसे झूठे और साजिशी शख्स को लाने के लिए आपने उसके लिए इंसाफ का बिल्कुल ही एक अलग मयार कायम किया। क्योंकि इमरान खान को लाना था, आपको हुक्म आया कि इमरान को लाना है। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पढ़ना था। कोई JIT बनी, कोई एतराज़ हुआ, कोई जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास लेके आओ। जब इमरान खान का बनी गाला वाला महल रेगुलराइज कराने की बारी आई, जो वहाँ की UC है उसने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेश किया गया है इजाजतनामा ये कंप्यूटराइज्ड है और जिस वक्त का ये इजाजतनामा उस वक्त तो हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं था। इस बात के लिए भी अब किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है और उसको सदाकत और इमानत का झूठा सर्टिफिकेट जारी करने वाला साकिब निसार, वो भी आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। मरियम नवाज ने हुकूमती वुज़रा पर भी तनकीद की और कहा कि जस्टिस साकिब निसार तो खामोश हैं मगर हुकूमती वुज़रा साकिब निसार का दिफा करते हुए हलकान हो रहे हैं। हुकूमती वुज़रा साकिब निसार को नहीं खुद को बचा रहे हैं। साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं और जो हुकूमती वुज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। सारी दुनिया को ये पता है कि साकिब निसार साहब ने जिस साजिश का वो मोहरा बने
उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है इमरान खान। तो ये साकिब निसार को नहीं बचा रहे हुकूमती वज़रा और इमरान खान, ये अपने आप को बचा रहे हैं। उनको पता है कि साकिब निसार जब एक्सपोज होगा तो हम भी एक्सपोज होंगे, क्योंकि हम इस साजिश के सबसे बड़े मोहरे थे। मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। जिन्होंने उनको मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो रहा है। पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, पहले तो सुओ मोटो हमारे वक्त में तो फ़ौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज़्ज़त में, उनके वक़ार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मरीम नवाज के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए आज साकिब निसार को फिर प्रोग्राम में दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब आज पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक पर बात की और कहा कि लंदन फ्लैट्स आए कहाँ से, इसका जवाब देने के बजाय इदारों को बुरा भला कह रहे हैं। आजकल क्योंकि टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, जरा ये आपने समझना है कि केस क्या है। लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात, पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला। इसके साथ ही अभी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का मामला हल हुआ नहीं है, एक और ऑडियो का तनाज़ा खड़ा हो गया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात से मुतालिक ऑडियो के हवाले से सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज ने तस्लीम किया कि ऑडियो में आवाज़ उन्हीं की है। एक मिनट, आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। तो आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आपको उनको इश्तिहारात लाने के कमाल दिए? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। एक संगीन बात है कि मरियम नवाज मीडिया की आज़ादी की भी बात करती हैं, ये भी कबूल कर रही हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तिहारात को रोकने का कहा था। ये बात मीडिया की आज़ादी के हक में कैसे है जिसका वो दावा करती हैं। मरियम नवाज के इस बयान के बाद मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत की कि मरियम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तिहारात से मुताल्लिक थी। ये पुरानी ऑडियो है जिस पर मरियम नवाज ने जुर्रत के साथ सच बोला है। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि पार्टी इश्तिहार से मुताल्लिक फैसला पार्टी ही करती है। मरियम नवाज ने ऑडियो को माना, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। जब कुछ गलत ना किया हो तो इसी तरह खुलकर एतराफ़ किया जाता है। मरियम नवाज की ऑडियो पर तूफान बर्पा करने की ज़रूरत नहीं है। नून लीग दावा कर रही है कि मरियम नवाज ने पार्टी इश्तिहारात से मुताल्लिक बात की, मगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि मरियम नवाज जो मीडिया सेल चला रही थी उसकी फंडिंग सरकारी खजाने से की जा रही थी। इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को, ग्रुप्स को सजाएं दी गई। इस तमाम काम की निगरानी आज खुद मरियम नवाज ने एडमिट किया है कि वो कर रही थी। पार्टी का मीडिया सेल जो मरियम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 9 अरब 62 करोड़ 54,03,902 रुपए की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो की गई। 10 अरब रुपया मरियम नवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को बेचा। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। अब हुकूमत इस मामले की तहकीकात करेगी, मगर हुकूमत जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं
वुकला भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसका मुतालबा किया है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है जिसमें कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों, एक अच्छी रेपुटेशन के सीनियर लॉयर हों और इसके अलावा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हों, एक अच्छे कैरेक्टर के। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी मुतालबा आ गया है। हमारे साथ इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब और राना सनाउल्लाह साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आपकी हुकूमत चाहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं, इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अपने जो केसेस हैं उनको ये बाकायदा तौर पर इन्फ्लुएंस कराना चाहते हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि कमीशन बने जो साबिक चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही करे, एक न्यूट्रल, और वो सारे के सारे मामले की तहकीकात करे। हुकूमत क्या चाहती है, क्या हो इस मामले में? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि किसी किस्म के ट्रुथ कमीशन की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखें, जब ये पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि ये जो ऑडियो टेप है इसका फ्रांजिक करवाया गया है और इनको इतना कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि लगता है कि फ्रांजिक के पैसे इन्होंने अदा किए हैं, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आप फौरी तौर के ऊपर इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेकर जाएं, जहां पर आपका केस चल रहा है वहां जाकर इस ऑडियो टेप को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और बतौर एविडेंस के तौर पे पेश करें। राना शमीम के एफिडेविट को भी लेके जाएं और भी जो कुछ इस किस्म की चीज़ें इनके पास पड़ी हैं उनको ले जाएं। और आपको मैं बताता चलूँ, इन्होंने ऑलरेडी एक मुतफरक दरख्वास्त इरफान कादर के तसल्लुस से उनसे उनके ज़रिए जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिन्होंने एक प्ली इख्तियार की है। आपको याद होगा कि एक बदनामे ज़माना रिकॉर्डिंग शहबाज शरीफ हुक्मनामा दे रहे थे जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम को किसी को सज़ाएं देने के हवाले से, ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी को। कोटकना केस बड़ा मशहूर है। तो वो जो ऑडियो थी वो पीपल्स पार्टी अदालत में लेके चले गई थी और उस अदालत को जब वो वीडियो ऑडियो सही तस्लीम हुई तो वो केस ख़त्म हो गया था। तो ये मीडिया क्यों खेल रहे हैं, ये टेपें क्यों खेल रहे हैं? ये जाएं, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, वहां जाकर इसको जो है वो साबित करें। लेकिन वो बुनियादी, एक मिनट शादिब, वो बुनियादी और की सवाल आज भी वही रहेगा। वो है 4 फ्लैट्स की रसीदें, वो है 4 फ्लैट्स के जराए। आया ये ऑडियो टेपें उन्होंने तैयार की हैं जिन्होंने कतरी खत बनाया था, जिन्होंने जाली कैलबरी फॉन्ट बनाए थे, जिन्होंने इनकी पहली मन घड़त झूठी तकरीरें लिखते थे, क्या ये उन्होंने तैयार किया है? ये साबित इनको कोर्ट ऑफ लॉ में करना पड़ेगा। रासाब आज मरियम से मिलना है, वहीं से जाके इनकी ऑथेंटिसिटी भी सेट हो। रासाब आज मरियम नवाज साहिबा से सवाल हुआ, वो कह रही है मैं पहले खुद अदालत को ये मौका देना चाहती हूँ। जब जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला हो या फिर जिसका जिक्र कर रहे हैं माजी की एक टेप जिसमें ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब खुद हिदायत देते नजर आ रहे हैं, उसका जिक्र हो, वो अगर हिस्सा बना लिया है तो ये मीडिया पर ये एक पूरी कैंपेन चला के वाकई इदारों को प्रेशराइज करके रिलीफ लेना चाहते हैं। क्यों नहीं अपना हिस्सा बना देते, मुतफर्रिक दरख्वास्त दे के, एक्स्ट्रा एविडेंस का कह के और आगे बढ़िए? शाहजेब, ये मामला जो है ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक झूठा केस बनाया गया और मरियम नवाज शरीफ को जो है वो गलत सज़ा दिलवाई गई। ये एक साजिश हुई है इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस कौम के ख़िलाफ़, और उस साजिश के नतीजे में जो है एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ये सारा जो है ये साजिश की गई और उसके नतीजे में मुंतखब हुकूमत को जो है वो ख़त्म किया गया और उसमें जो है वो मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ गलत जो है वो झूठे मुकदमात बनाए गए और एक नाहल और नालायक टोला जो है इस टोले को इस मुल्क की किस्मत के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया गया और उसने 3.5 साल में इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया है, इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह कर दिया है, गवर्नेंस लेवल जो है वो बिठा दिया है। तो ये जो एक इतनी बड़ी साजिश हुई है इस मुल्क और कौम के ख़िलाफ़, उसके जो किरदार हैं वो सिर्फ वो 2 केसेस तो नहीं हैं या वो सिर्फ 2 फैसले तो नहीं हैं कि जिनमें ख़ुद लिखा हुआ है कि करप्शन का कोई इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं होता और इनके ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम तो कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सज़ा दी गई है। तो सिर्फ वो 2 केसेस का मामला नहीं है, या हमारे पेश नज़र सिर्फ ये नहीं है कि उन केसेस से जो है वो हमने जो है वो बरी होना है। मामला ये है कि ये एक साजिश हुई है एक जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक साजिश की गई है। उसके जितने भी किरदार हैं, एक किरदार जो है वो तो अब अपनी जो अब ख़ुद ऑडियो के ज़रिए से वो पकड़ा गया है। वो जिसको वो कह रहा है कि जी अदारे जो हैं ये फ़ैसले करवाते हैं, किसको वो कह रहा है
और वो किस तरह से जो है वो उन्होंने कहा है कि जी सज़ा बनती नहीं है लेकिन सज़ा जो है वो करवानी है। इसी तरह से बेटी को सज़ा जो है वो बनती नहीं है लेकिन दिलवानी है, क्योंकि इमरान खान को लाना है। ये किसने लाना था? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये ट्रुथ कमीशन बनेगा और उस कमीशन के सामने एविडेंस आएगी और उस एविडेंस के नतीजे में वो तमाम किरदार जो इस घिनौनी साजिश के हैं वो सारे बेनकाब होंगे। फरूख साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा है ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, अब नून लीग भी कह रही है ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि आज मरीम नवाज ने भी आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि साकिब निसार तो खुद खामोश बैठे हैं, आप लोग इसलिए दिफा कर रहे हैं क्योंकि आप बेनिफिशरी हैं इस सारे के सारे मामले के और आपको डर है कि साकिब निसार एक्सपोज होंगे तो आप भी हो जाएंगे। कमीशन के आप भी हामी हैं कि इंडिपेंडेंट तहकीकात हो जाए। अगर इन लोगों ने ये सारी साजिशें की हैं तो जाहिर है आपके ओपोनेंट हैं और ज़्यादा खुल के सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। नहीं, देखिए बात यह है कि जब तो ट्रुथ कमीशन की बारी आती है, बात होती है, जब आप इदारों की बात करते हैं, ये इदारों का अमल दखल इनको सिलेक्टिवली क्यों याद आ जाता है? ये इदारों का अमल दखल इनको उस वक्त क्यों नहीं याद था जब ये जनरल जलानी की चूसनी लेके इक़्तिदार में आ रहे थे? ये इदारों का अमल दखल इनको उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा था जब इन्होंने इलेक्टेड हुकूमतों को जो है वो गिराने के लिए साजिशें किया करते थे? ये किसी से ढकी छुपी हैं क्या? इनको ये उस वक्त का एक किरदार क्यों नहीं याद आ रहा कि जब एक 8 साल बाद हुदैबिया पेपर मिल केस को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बंद कर दिया जाता है? क्या जस्टिस कयूम को जो है वो हम भूल जाएं? क्या रफ़ीक तारड़ को जो है वो हम भूल जाएं? जस्टिस रमदे को जो है वो हम भूल जाएं? ये वो क्या इदारों के किरदार जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे? मसला बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि अपने केस को ये 3.25 साल से 3 साल 3 महीने हो गए हैं अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की हुई हैं उनको मेरिट के ऊपर ये आगे नहीं चलने दे रहे। इनके 16 बार इल्तवाएँ ले चुकी हैं, आज भी इनके वकील ने इल्तवा ली ताकि केस को डिले किया जाए, इस किस्म के कमीशनों के पीछे जो छुपा जाए और इल्तवाएँ लेकर उससे पीछे आप इसको ब्रॉड कर दें। आज तक कोई सबूत नहीं आया उन 4 फ्लैट्स का। मगर आप इसको ब्रॉड कर दें कि जी कमीशन होगा सबूत नहीं आया जिसमें जनरल जलानी से लेकर और सैफुर रहमान से लेकर सारे के सारे मामलात होंगे। आप स्कोप और बड़ा कर दें कि जो नून लीग जिस तरीके से इदारों के पीछे होती थी और बड़ा कर दें। मगर कमीशन के लिए हामी तो बने, तहकीकात के लिए तो हामी बने ताकि तहकीकात हो। आप क्या कह रहे हैं राना साहब? इसे शाहजेब 1954 से शुरू कर ले, 1958 से शुरू कर ले और आ जाएं 2021 तक। फरूख साहब, ये अच्छा ना हो जाए इदारों की मुदाखलत भी, और अगर सियासी जमातों ने जो फायदा उठाया है जिसमें नून लीग भी शामिल है उसकी तहकीकात कर लें। कब जो है वो गैर आईनी मुदाखलत हुई है और कब जो है वो ये साजिशें होती रही हैं, उसमें वो सारे आ जाएंगे, वो रेफरेंडम भी आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी, ये एक ऐसी डिबेट है जिसके ऊपर हमेशा डिबेट होती रही है और इसके ऊपर कभी ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर कोई जो है वो सारे दूध के धुले आए हैं। लेकिन मेरा बुनियादी तौर के ऊपर सवाल आज भी वही है कि जो इनको सज़ाएं हुई हैं एवन फील्ड के 4 महलात के ऊपर, उसके केस को राना सनाउल्लाह साहब आज आपके टीवी शो के ऊपर कह के जाएं कि उसकी डे टू डे कोर्ट हेयरिंग करें, उस केस को ये मेरिट के ऊपर आगे चलने देंगे, वहाँ पर ये अपने ज़राए जमा करवाएंगे, वहाँ पर ये रसीदें दिखाएंगे, वो तमाम चीज़ें ये नहीं दिखा रहे। मेरा तो बुनियादी सवाल ये कहते हैं हमें करप्शन पे सजाएं नहीं हुई, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ क्या होती है, एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या होते हैं, आपने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह ये सासें हमारे हैं, ये बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर है जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन आप जब जवाब देने आते हैं तो आप कहते हैं हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए, बाद में कतरी खातर रद्दी का टोकरी बन जाता है, जाली ट्रस्ट डीड आ जाती है। अब आप कभी हलफनामे ले आते हैं, कभी ऑडियो टेपे ले आते हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी ये बात की है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मेरिट पर से शुरू हुआ है, मेरिट पर केस लड़े तो आपको केस खत्म करें, मसला ही कोई नहीं था। आप मेरिट और जो जब सजा को सस्पेंड किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला ने, तो उसमें मरीम नवाज साहिबा की और जब वो सजा को सस्पेंड करते हुए केस के मेरिट पर बड़े सवालात उठाए थे, तो मेरिट पर आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं केस के लिए और इस एविडेंस को उसी में शामिल कर लें? शाहजेब, जब वज़ीर आज़म ये कहता है कि मेरिट के ऊपर केस लड़े तो उसे उस जज का जो है वो बयान उसकी नज़र से नहीं गुजरा जिसने सज़ा देने के बाद कहा कि उसने सज़ा जो है वो क्यों दी है। वो खुद कह रहा है कि ना कोई मेरिट है, ना कोई शहादत है, ना कोई सबूत है, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। और उससे भी जो है वो इस ऑडियो टेप की जो है वो गवाही मिलती है, शौकत सिद्दीकी के बयान से भी जो है वो इसकी गवाही मिलती है, राना शमीम के एफिडेविट से भी इस बात की जो है वो गवाही मिलती है।
यानी मामला ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऑडियो टेप जो है वो आई है और उससे जो है वो बात आगे जो की जा रही है, फरूख साहब, ये तो एक यानी पूरी सीरीज है। फरूख हबीब साहब, ये जो सवाल है, जब फरूख हबीब साहब, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपील है, अगर ये डे टू डे हेयरिंग हो भी जाए और मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को सजा हो भी जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सजा हो जाए, मगर ये जो सवालात खड़े हो गए हैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से लेकर अरशद के बयान से लेकर अरशद मलिक की वीडियो फिर एफिडेविट, इसको एड्रेस तो करना है ना किसी ने। आप हुकूमत, बतौर हुकूमत आप तहकीकात के लिए क्यों नहीं तैयार कीजिए, कमीशन के बनाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें, क्योंकि ये सवालात अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे अगर इनके खिलाफ या हक में कहीं भी फैसला आ गया। देखें बड़ा ये आसान काम है शाहजेब। इस मुल्क के अंदर होता ये रहा है कि लूट मार करो, इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, और कल को वो आपसे पूछे तो आप कहो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और अकाउंटेबिलिटी को फलने फूलने कब दिया इन्होंने? ये तो मुकमुका करते थे। आप मुझे बताएं कि सैफुर रहमान के केसेस देख लें, रहमान मलिक के केसेस देख लें, उसके बाद परवेज मुशर्रफ से जो है वो एनआरओ ले लिया, ब्रॉडशीट के चक्कर में 27-28 मिलियन डॉलर पाकिस्तान जुर्म है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो वो जुर्म का फैसला अदालत ने अगर कर भी दिया तो मैं इसे जायदादों से बनाए गए। मेरा पाकिस्तानी आज ये सवाल पूछता है, उसके ऊपर बात नहीं करते। उसका जवाब अदालत अगर ले लेती है उनसे, शुरू कर देते हैं, तो इन सवालात का जवाब कैसे मिलेगा? इसके लिए आप बतौर हुकूमत नहीं है बिल्कुल भी तहकीकात के लिए तैयार के इन इल्जामात की ट्रांसपेरेंट तहकीकात और कमीशन एक मिनट देखें शाहदेब एक मिनट सुन लें। अगर तो किसी हाजिर सर्विस जज के ऊपर मामला आता है, किसी हाजिर सर्विस जज के ऊपर मामला आता है, तो पाकिस्तान के आइन और कानून में फोरम मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है। जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाली ये बात करते हैं, वो मामला ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो जा चुका है। अगर आज ये कोई चीज़ सामने ले आते हैं जिनकी मैं कैसे इनकी बात मान लूँ, जिनका रिकॉर्ड ये है कि वो कभी कोयटा बेंच पे ब्रीफ केस चलाते थे, कभी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते थे, कभी जो है वो लोगों को नवाजने के लिए बड़े बड़े लुक्रेटिव ओहदों की उनको लालच दिया करते थे, आज उनके मुतालबे के ऊपर ट्रुथ कमीशन बना दें, ऐसी मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है। मॉरल्स इन्होंने अपने दौर में तो कभी शो नहीं किए। फरूख साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी किया है कि अब ऐसी बातें हो गई हैं कि कमीशन बनना चाहिए। देखें बात यह है, ये हर दौर के अंदर ये बातें होती रही हैं, लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा आसान काम था। ये इधर उधर का ह्यू एंड क्राई ख़त्म हो जाता है ना। आप सिंपल अपने ज़राए पेश करें, रसीदें पेश करें, आपके पास पड़ी हैं, सबूत पेश करें, आप अदालत से बरी हो जाएं। आप एक एब्सकॉन्डर बन के सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, बच्चों समेत, भतीजों समेत। यहाँ पर मरियम सफदर जो है वो आए रोज़ अदालतों पर हमले करती हैं, कभी अफवाज पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम लेते हैं। ये ऐसे मामलात नहीं चल सकते। ये चाहते हैं कि जमहूरियत वही है जो इनको सूट करती है, इदारे वही है जो इनको सूट करते हैं। इससे पहले जो इनकी बेल्स हुई हैं, मैंने एक और इशू पे भी बात करनी है, और रान साहब आपका सारी लीडरशिप जो है वो अदालतों से जमानतों पे बाहर नहीं आई। मैं रान साहब आपका एक और इशू पे भी बात करनी है, और मैं ये जो डे टू डे यानी शाहजेब बात सवाल आपका कुछ है, ये पता नहीं किस तरफ जो है वो चले जा रहे हैं और उन बातों को जो है वो सामने ला रहे हैं। मामला ये जो डे टू डे हेयरिंग की बात कर रहे हैं, वो भाई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपसे पूछा कि भी लाओ क्या सबूत हैं जो आप मरियम नवाज शरीफ के ऊपर आपकी एलिगेशंस हैं, आपके पास सबूत ही कोई नहीं है। आपका प्रोसिक्यूटर कहता है मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दे ताकि मैं सबूत जो है वो ढूंढ के केस तो फिर बड़ा आसान हो गया। आपको तो कहना चाहिए जो है मुकदमे की उसमें है कुछ नहीं, तो कहना चाहिए डे टू डे। ये केस जो है ये तो फ्रॉड है, दवाएं आप ले रहे हैं, ये तो आपने जो है ये एक फ्रॉड किया है मिलके नैब के साथ, और नैब चेयरमैन की जो वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करके ये केसेस आपने जो है वो बनवाए हैं। इन केसेस की क्या बात है? मामला तो ये है कि इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करके जो है वो उसको जो है वो टॉपल किया गया, उसके बाद जो है वो इलेक्शन रिग किया गया। उसके जो किरदार हैं जिन्होंने इस ओबाश नाहल नालायक टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया मुझे राना साहब, ये जो इतनी बड़ी साजिश हुई है, बात तो इसकी है कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए और इन किरदारों को जो है वो सामने लाया जाए। मुझे एक ब्रेक लेना है, एक और अहम इशू इस पर भी बात करेंगे राना साहब, और फरूख हबीब साहब मेरे साथ रहेंगे एक ब्रेक के बाद।
दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब, मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि जी मीडिया की आज़ादी की वो बात करती हैं, मीडिया को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, आपकी पार्टी भी ये बात करती है। आज हुकूमत जो एविडेंस सामने लाई है कि आपने इश्तिहारों के ज़रिए टारगेट किया बाकायदा तौर पर मीडिया के इदारों को, और मरियम नवाज़ साहबा ने मान लिया, वो जो ऑडियो क्लिप चल रहा है कि कुछ चैनल्स को इश्तिहार नहीं देने हैं। सरकार का पैसा है, हुकूमत कह रही है, मरियम नवाज़ साहबा अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और ये तो मीडिया को प्रेशर करने वाली बात है। तो मीडिया की आज़ादी में कैसे यकीन रखती हैं वो? नहीं, ये कहाँ से ये सबूत इन्होंने दिया है कि सरकार का पैसा है और वो सरकार का जो है वो इश्तिहारात हैं। मामला ये है कि वो जो भी इन्होंने ऑडियो या वीडियो जो है वो जारी की है, अपनी तरफ से तो इन्होंने ये साजिश की है कि ये जो साकिब निसार वाली जो ऑडियो टेप है उसको जो है वो साइड लाइन करने के लिए जो है वो आगे से इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पे जो है वो टेप जारी की है। लेकिन उसकी वजाहत, हाँ ठीक है, मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो मेरी आवाज़ है, और उसके बाद उसकी वजाहत जो है वो पार्टी तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा ने, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उन्होंने वो उसकी दे दी है। मगर राना साहब, हुकूमत ने जो फहरिस्त जारी की है और तहकीकात का भी मुतल्लिक़ मामला था, मगर हुकूमत ने जो फहरिस्त जारी की है और तहकीकात का भी ऐलान किया है, उसमें जो चैनल आपको नहीं पसंद उनको इश्तिहार आपने कम दिए हैं। ट्रुथ कमीशन बना दें, ये उसके ऊपर भी ट्रुथ कमीशन बना दें और उसकी भी जो है वो तहकीकात कर ले, और उसके नतीजे में जिस लॉ की, जिन रूल्स की वायलेशन हो उसको भी जो है वो अदालत में ले आएंगे। मगर राना साहब, ये जो उसूल है कि जो मीडिया का इदारा अगर पसंद नहीं है तो बल्कि मैं फ़ारूक हबीब साहब आपकी तरफ जाता हूं कि ये जो मामला है, जाहिर है आप इसकी तहकीकात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दुरुस्त है, लेकिन ये किसी सरकारी इश्तिहार की बात नहीं हो रही। ये उन्होंने वजाहत कर दी है कि ये पार्टी के इश्तिहारात थे, तो पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपने इश्तिहारात जो हैं वो किसी चैनल को दे या किसी को ना दे। फ़ारूक हबीब साहब, ये जो मामला है, अब ज़ाहिर है इसकी तो आपको तहकीकात बिल्कुल करनी चाहिए, जो फहरिस्त आई है इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए, जो ऐलान किया गया है बिल्कुल ठीक किया है हुकूमत ने, मगर इस उसूल को नहीं तब्दील होना चाहिए कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां अपने इश्तिहार देती हैं एड एजेंसीज़ के ज़रिए, जिस चैनल की ज़्यादा रेटिंग है उसको उस हिसाब से इश्तिहार मिल जाता है, कि गवर्नमेंट भी उसी तरीके से इश्तिहार दे। आप लोगों ने कहा था कि आप इस मामले को बदलेंगे, आप लोग बदल दें कि जी एड एजेंसीज होंगी, उस तरीके से इश्तिहार दिया जाएगा। आपके दौर में भी आप ही लोग इश्तिहार देते हैं, आपके दौर में भी मीडिया चैनल्स को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है, तो इस उसूल को ही बदल दें। देखें शाहज़ेब, बात यह है कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे दौर के अंदर हमने पसंद नापसंद का रवैया जो है वो किसी सूरत इख्तियार नहीं कर रखा। पहली बुनियादी तौर के ऊपर इसको आप क्लियर कर लें। और मैं आपको ये भी बात बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मीडिया ग्रुप को 3 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए हैं, और एक मीडिया ग्रुप को 22वें नंबर पर रख के 8.5 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए हैं। वो कौन सी रेटिंग की बुनियाद पर दिए गए हैं? दूसरी बात यह है कि बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो मरियम सफदर ने आज कबूल किया, आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर इनकी ज़बान नहीं थकती, लेकिन मुनाफिकाना रवैया सामने आया और फ़ख्रिया अंदाज से उसे कबूल किया इन्होंने, बकाए उसके ऊपर नदामत होती, उसके ऊपर माजरत करते हैं कि ये 2015-16 में इनकी पास क्या पोजीशन थी, किस हैसियत से पीएम ऑफिस के अंदर एक स्ट्रेटजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल बनाया गया था जिससे आम ट्विस्टिंग की जाती थी। 4 बड़े ग्रुप्स के इश्तिहारात बंद करके उनके मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया। क्या उस वक्त आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला नहीं था? तो सर ये सवाल मैं राना साहब की तरफ लेके जाता हूँ, मगर चैनल खबरें ना चलाएं, मैं हो सके, मगर फ़ारूक साहब इस उसूल को, ये पूरी चीज मैं ये सवाल ले जाता हूँ राना साहब की तरफ, मगर फ़ारूक साहब इस उसूल को तो बदलते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस उसूल को तो बदल दें ताकि कोई भी हुकूमत मीडिया इदारों को इस हवाले से ब्लैकमेल ना करे। जिस तरह प्राइवेट कंपनियां इश्तिहार देती हैं कि जी एड एजेंसीज होंगी, वो चैनल की व्यूअरशिप की बुनियाद पर उसको इश्तिहार देंगी, जिसकी ज़्यादा व्यूअरशिप है उसको देंगी। जो आप कह रहे हैं कि एक चैनल की व्यूअरशिप इतनी कम नहीं है जितने उसको इश्तिहार कम दिए गए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी तहकीकात कर ले और आइंदा के लिए एक उसूल सेट कर दें कि जिस तरह प्राइवेट कंपनीज करती हैं, ताकि कोई हुकूमत ब्लैकमेल ना कर सके इश्तिहारात की बुनियाद पर। हमने देखें बात यह है कि हम तो 1585 का जो है वो फार्मूला भी लेकर आए हैं, और ना हमारा मुतमन्ना नज़र है किसी को जो है वो ब्लैकमेल करने के हवाले से। इनके दौर के अंदर आर्म ट्विस्टिंग होती रही, जिसको मरियम सफदर ने आज आकर खुद कबूल किया, उसके ऊपर चैनल्स के नाम भी लिए। और जो ये कह रहे हैं पार्टी फंडिंग, 2015-16 में कौन सी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी? कौन सी ऐसी पार्टियां जो 2015-16 में इश्तिहारात दे रही थी? मेरे पास इनकी पार्टी अकाउंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है शाहजेब, उसके अंदर दिखाएं ना किस पे ऊपर इन्होंने मीडिया साइट के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर शो किया है। राणा साहब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं। ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? राणा साहब ये वो बदनामी ज़माना था जो पीएम हाउस से नवाज शरीफ के इस्तेमाल होता था, मरियम सफदर उसे हेड करती थी। जी राणा साहब
शाहजेब ये 2015 की बात कर रहे हैं, तो ये अब कौन सी इलेक्शन कैंपेन चल रही है? ये हमने पिछले दिनों जो है वो फैसलाबाद में जलसा किया है, उसके हमने जो है वो इश्तिहारात जो है वो 4 चैनल्स को दिए हैं। तो ये हम अपनी पसंद नापसंद से किसी को दे सकते थे, किसी को नहीं दे सकते थे। मामला तो ये है कि ये इसकी तहकीकात कर लेना। अगर मरियम नवाज शरीफ में इतनी जुर्रत है कि उसने अपनी उस ऑडियो टेप को जो है वो तस्लीम किया है कि हाँ मेरी आवाज़ है, उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, तो अगर वो कोई ऐसी बात होती तो वो उसको भी जो है वो तस्लीम करती या करेंगी। लेकिन मामला ये है कि जो उन्होंने उसकी वजाहत दी है तो उसको भी उसी तरह से जो है वो उसको जब हुकूमत की तहकीकात की पास अगर कोई एविडेंस है, अगर कोई इंक्वायरी है तो ये कर लें। चले, हुकूमत कर रही है तहकीकात, फिर देखते हैं कि उसका क्या नतीजा आता है। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और अहम खबर है, उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में शाहराह फैसल पर कायम नस्ला टावर के रिहायशियों की तमाम उम्मीदें आज अमली तौर पर दम तोड़ गई हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर इमारत को गिराने और तोड़ फोड़ का अमल तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया रिवायती तरीके से मजदूरों और हैवी मशीनरी के जरिए इमारत को बुलडोज कर रही है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इस मामले पर दोबारा समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इंतजामिया के इकदाम पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कमिश्नर कराची से पूछा कि क्या हुआ कमिश्नर साहिब, जो काम कहा था वो हुआ या नहीं। तो कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा कितनी बिल्डिंग गिराई है, कितना काम हुआ है, हमें उसका बताएं, झूठ ना बोलें। कमिश्नर कराची ने फिर जवाब दिया कि हम इमारत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि कोशिश छोड़ें, क्यों ना आपको यहां से सीधा जेल भेज दें। हम समझ रहे हैं कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। बेंच के रुकन जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। आपको मालूम है आप कहां खड़े हैं, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि अभी जाएं और नस्ला टावर को गिराएं, कराची की सारी मशीनरी लेकर जाएं और इमारत गिराना शुरू कर दें। तिजोरी हाइट्स को भी अभी तक गिराया नहीं है। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो तस्वीर के साथ रिपोर्ट पेश करें। अदालती हुक्म पर कमिश्नर कराची और मुतल्लिका अफसरान फौरन नस्ला टावर पहुंचे, मजीद मशीनरी और मजदूर तलब किए और इमारत को गिराने का अमल तेज कर दिया गया। नस्ला टावर के रिहायशी मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप लोगों को आपके पैसे दिए जाएं, नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। गिराने का काम शुरू हो गया है, आपको रिहायशियों को पैसे मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया? नहीं जी, 1 रुपया नहीं मिला है सर। बैठे हुए हैं हम लोग तो इसी आसरे में कि कोई हमारा हाल पूछने आएगा। आज तो सर ये समझ लें कि हम 44 ख़ानदानों में, हम मेरे ख़ानदान की समझ लें आज कब्र बन गई। मेरे 44 फ्लैट, हम वो रहायशी हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक इतना अच्छा टाइम गुजारा है। आज वो सब टूट गए हैं, ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई किसी चीज़ का पूछने वाला है सर। सब तितर बितर हो गया, सब टूट गया, सब ख़त्म हो रहा है। ना कोई हमारे पास कोई आसरा है कि हमें पैसे मिलेंगे, और कराची के अंदर आप किसी से पैसे निकलवा ही नहीं सकते हैं सर। तो हम कहाँ से निकलवाएंगे? हम वो लोग हैं ही नहीं जो यार लड़ने मरने को तैयार हो जाए। यार लड़ने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं ताकत यार कि हम लड़ें। अब मसला ये सारा हो गया है कि एक तो ये अपने हाथ से जगह भी जे गई और हमारे पैसे भी जा रहे हैं। हम मगर हुकूमत ने बिल्डर ने कुछ नहीं किया, आपकी मुलाकातें नहीं हुई। आबाद से भी, जब आप पिछली दफ़ा प्रोग्राम में आए, आपने कहा कि आबाद से भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ किया जाएगा। हुकूमत ने, सबने आपसे मुलाकातें नहीं की? कोई उसके बाद किसी अंजाम पर नहीं पहुंची बात कि कितने पैसे बनते हैं, किस तरह मिलेंगे? कोई भी सर, हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने हमारे से बात नहीं की है। ये सब आके बातें करके चले गए। आबाद वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मामले को हल करें और हमारे पैसे दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी किस हद तक जाएंगे? जितनी हद उनकी है उतनी तक जाएंगे, उससे आगे वो भी क्या कर लेंगे? हम तो इस आसरे में बैठे हुए कि सर हमें पैसा मिले तो हमारा तो कोई कम से कम कोई पुरसाने हाल तो हो। हम लोग इसीलिए पाकिस्तान नहीं आए थे सर। मैं पाकिस्तान इसीलिए नहीं आया था पर्सनली कि हम यहाँ दर बदर हो जाएं। मुझे ये बताइए, आप लोग इस वक्त फिर जो रिहायशी हैं वो रह कहाँ रहे हैं? अगर इसको गिराया जा रहा है, पैसे भी आपको नहीं दिए गए हैं, तो फिर कहाँ मुतबादिल क्या दिया गया है? कुछ दिया गया है? ऐसी हालतें हैं कि मैं किसी दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, दूसरे लोग अपने अपने तरीके से किधर, कोई किसी के घर शिफ्ट हुआ है, कोई किसी के भाई के इधर शिफ्ट हुआ है, किसी ने सामान किधर और जगह रखा है, कोई शिफ्ट और हुआ है। बच्चे और माँ बाप अलग अलग हो गए हैं। बच्चे अपनी किधर किसी के वालदा के घर पे रुके हुए हैं, तो माँ बाप किधर और रुके हुए हैं। सब सर हालात बस ऐसी कैफियत है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता सर। हमने हमारा कसूर किया था, हमें ये बता दिया जाए ना।
मैं तो चीफ जस्टिस साहब से यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सर, कि जिस स्पीड से और जिस फास्टेस्ट तरीके से आपने शिक आपकी आपने अपने फैसले की शिक नंबर 1 पे अमल करवाया है, इसी तरह शिक नंबर 2 पे भी अमल करवा दें तो आपका हम सब शुक्रगुजार रहेंगे सर। हमारा कसूर नहीं है, हमने कोई कसूर नहीं किया है, हमारा सिर्फ इतना कसूर है कि हमने एक जगह ले ली अपने फ्यूचर को देखते हुए, ये हमारा कसूर है। अगर हमारा कसूर ये है तो फिर इसकी हमें सज़ा क्यों मिल रही है? क्या अवामी हर दफ़ा से आपने ना किसी को पकड़ा, ना किसी को सज़ा दी, ना किसी को इसका लाए अमल पे उसको गलत ठहराया कि भाई ये गलत है, ये गलत है, इसकी वजह से ये हुआ है। आपको अपनी पेमेंट, हमें हमारी पेमेंट का तो 1 रुपये का हिसाब किताब मिल ही नहीं रहा है, नाम से को पूछा जा रहा है। कमिश्नर कराची आते हैं, वो कहते हैं खाली कर दें, हमें तोड़ने का हुक्म है, हमें पैसे की कोई स्टोरी ही नहीं करनी है। अब हम कहाँ जाएं? हमें ये तो बता देना। कोर्ट पे जाने के लिए आपने लिख दिया आपके फैसले के अंदर, हम आपके फैसले को सर आंखों पर रखते हैं सर, लेकिन जब आपने फैसला लिखा उसमें लिखते हैं कि आप कोर्ट से रुजू करें। कोर्ट से रुजू करें, यहाँ खाने को पैसे नहीं है सर, जिनके पास किराए के पैसे नहीं है वो कोर्ट से कैसे रुजू करें? और इस वक्त ये तक तय नहीं हुआ है कि आपको किस रेट पर क्या अदायगी होगी। अदायगी होना दूर की बात है, ये तय भी नहीं हुआ है अभी तक। सर कहाँ से तय होगा? जब पहले कोई चीज़ बात ही नहीं हुई तो तय कहाँ से होगा? सर मुझे एक बात बता दे, तय कौन करेगा ये तो हमें बताएं। कोई चीज़ हो ही नहीं रही है तो हम तय कहाँ से करेंगे? हम तो इस चक्कर में कम से कम जितना पैसा लगाया है उतना तो कम से कम हमें मिल जाए, जो हमारा हक बनता है, जो हमारा हक वाला पैसा है। हम नफ़े को तो छोड़ो, इतने वैल्यूएशन को तो छोड़ो, कम से कम वो पैसा तो हमें मिले जो हमने दिया है। वो भी पैसा हमारा मिलने को तो इतने वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आप हमें बताइए चीज़ों को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। रिहायशी परेशान हैं, कह रहे हैं 44 ख़ानदानों के पास रहने के लिए इस वक्त जगह नहीं है और उनके घर गिराए जा रहे हैं और पैसे का ना कोई वादा किया गया है, ना ही उन्हें मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है, मगर नस्ला टावर को गिराया जा रहा है। आज के बाद में इतना याद, अल्लाह हाफ़िज़।